सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम यूपीएसआई के जो 2024 में पेपर होने वाला है उसके लिए हम सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। कैसा पेपर जो ये हमारा प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। कैसे पहला पेपर में आया था, पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, कैसे आएंगे इसके शुरू करते हैं। हम 30 क्वेश्चन लगाएंगे और जल्दी से जल्दी हो सके उसको कम समय में समाप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर वन क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। यानी हमें 1000 के करीब पहुंचना है। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो देखिए कह रहा है 5, 10, 19, 20 और 38 से विभाजित करने पर। इन सबसे विभाजित कब होगा? जब इनका एलसीएम लेंगे तभी सबसे विभाजित होगा। यानी 5, 10, 19, 20, 38 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। यही संख्या हमारी विभाजित होगी, लेकिन 3 शेष प्राप्त होना है। तो अगर एलसीएम लेने में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो जो हमारी संख्या आ जाएगी क्या होगी? हमेशा 3 हमारे शेष देगी। तो 5, 10, 19, 20, 38 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 5 को 5 लिखेंगे, 10 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू हो गई। अब 19 लाना है तो इसमें 19 है नहीं, तो 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 20 लाना है। तो 5 दूनी के 10, यहाँ से 10 हो गया। 20 के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 38 बचा। 38 में 38 इंक्लूड ही है, तो हमारी ये आ गया एलसीएम। तो क्या 5 गुना का 10 गुना 20 यानी 380 हमारा आ गया एलसीएम। यानी 380 में हमें क्या करना है? ये करना है। यानी 380 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये संख्या जो होगी हमारा 380 से कट रही है, यानी 5 से भी कटेगी, 10 से भी, 19 से भी, 20 से भी, 38 से भी। और हमें क्या करना है? इसमें 3 ऐड कर देना, तभी तो हमारा हर बार शेषफल 3 प्राप्त होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि 1000 के पास जाना है। देखिए एक बार में 383 हो जाएगा। अगर के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 738 गुना 76, 730। अगर 3 रख के देखते थे तो 1000 में चला जाएगा। यानी 3 शून्य शून्य, 3/24, 3 3 9 2 यानी 1140 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 1143। हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिल के आएगी? 1143, जो हमेशा 3 शेष देगी इनसे डिवाइड होने पर। कौन सा ऑप्शन है? पहला। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 980 तक कितनी संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य है? देखिए हमें क्या करना है, 1 से लेके 980 तक ऐसी संख्याएं ढूंढना है जो 3 से विभाज्य हो और 7 से भी। यानी 3 से भी विभाज्य और 7 से विभाज्य वो कौन सी संख्या होगी? यानी 21। जो संख्याएं 21 से विभाज्य होगी वह 3 से भी होगी या 7 से भी होगी। यानी पहली 21 होगी, दूसरी 42 होगी, तीसरी क्या होगी? 63 होगी। इसी तरीके से हमें क्या करना है? 980 के पास तक जाना है। यानी 980 तक पास, यानी हम देखें डिवाइड कर लेते हैं 21 से। 21 चौक 84 होगा। 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1, 40। 21 5 में ज़्यादा चल जाएगा, 21 चौक 84, 21 2500, 21 6 के 7 बार में चला जाएगा कितना? 7 में ज़्यादा चला जाएगा ना, 6 बार में। 6 1 6, 6 दूनी के 12। तो 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 14। यानी अगर ये संख्या 980 से 14 कम रहती तो पूरा पूरा कट जाता हमारे 21 से। यानी संख्या कितनी रहती? 980 से 14 कम रहती। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, 966। यानी हमारे देखिए, यानी पहली संख्या 21, दूसरी 42, दूसरी 42, तीसरी 63, ऐसे ऐसे करते करते कितने तक? 966 तक रहता, क्योंकि हमें 980 तक ही लेना है। अगर इससे जैसे ही हम अगर 21 जोड़ते हैं इसमें तो हमारा 980 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी हमें पूछा है कि 966 से 21 से लेकर 966 तक टोटल कितनी संख्या है। ये तो पूछा है कितनी संख्याएं हैं। अगर कितनी संख्या पूछा है तो देखिए लास्ट टर्म क्या है? अंतिम पद बराबर क्या होता है? प्रथम पद, यानी 21 प्लस कितने पद हैं? n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 21 का, इंटू 21। तब हो जाएगा 966 बराबर 21 प्लस 21n माइनस 21। 21 से चला जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा? 966 बटे में 21। हमने यहाँ पे भाग दे ही लिया कि नहीं, 966 चला गया। नहीं, टोटल 46 संख्याएं होंगी। कौन सा ऑप्शन है? पहला। टोटल 46 संख्याएं होंगी जो 21 से कटेंगे 980 तक। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। क्या करें कि 251 उर्वरक बैग का औसत वजन 51 किलो है। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखे जाते हैं को शामिल किया जाता है तो प्रति उर्वरक बैग का परिकलित औसत वजन 0.6 kg बढ़ जाता है। तो बॉक्स का वजन देखिए, मतलब कह रहा है कि एक बॉक्स है, ठीक, इसमें 251 बोरी रखी है खाद के, यानी उर्वरक की बोरी रखी है 251 बोरी। यानी यहाँ पे 251 बोरी, लेकिन कह रहा है कि इसमें ये भी इंक्लूड है, ये वाला इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा औसत कितना बढ़ जाता है? 0.6। अगर इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो 0.6 औसत बढ़ जाता है। तो यानी हमारी एक बोरी में हमारा कितना बढ़ जाएगा? 0.6 kg बढ़ जा रहा है। यानी हमें कह रहा है कि इसमें 251 बोरी रखी हुई है, ठीक है, इसमें ऐसे करके 251 बोरी रखी हुई है।
लेकिन जब हम इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, जो जिस बॉक्स में बोरी रखी है, तो हमारा एक बोरी का औसत वजन 0.6 बढ़ जाता है। यानी ये बॉक्स कितने का रहा होगा, यानी ये बॉक्स 251 है टोटल बोरी हमारी कितनी है 251, और एक बोरी का औसत वजन कितना बढ़ जा रहा है 0.6, तो 6 का 6, 6 5 30, 6 दूनी के 12, 3 15, एक अंक पे दशमलव, यानी 150.6 किलो का ये रहा होगा, तभी तो 0.666 सब में बटेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन है पहला। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक मोबाइल को 14 105 में 35% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 28 210 में बेचा गया होता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत जाती है। जिसे क्या कह रहा है कि 14 105 यानी इसमें बेचा जाता है तो उसको 35% का हानि लेना पड़ रहा है। 35% यहाँ पे क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है, यहाँ पे उसको 35% की हानि हो रही है। तो हम पहले 35% वैल्यू क्या होती है, 35% बराबर होता है 5 7 35, 5 20 100, 7/20, यानी 20 रुपये का सामान था तो 7 रुपये की हानि हुई, तो बेचा कितने में 13 रुपये में, यानी ये हमें क्या दिया है 13 की वैल्यू, 13 की वैल्यू कितना है 14 105, यानी 20 रुपये का सामान था, 7 रुपये का लॉस हुआ, तो 13 में बेचा, तो कितना हो गया 13 का 13 बचेगा 1, जीरो लगेगा, 13 8 104 बचेगा 6, 13 5 65, यानी 1 की वैल्यू आ गई 1065। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था 20, हम 20 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2 5 6 10, 2 8 16 1 17, 2 1 2, एक जीरो लग जाएगा, यानी 20 की वैल्यू आ जाएगी 21 700। कह रहा है इसी को हम 28 210 में बेच रहे हैं, यानी 21 700 को हम कितने में बेच रहे हैं 28 210 है। सिंपल सवाल हो गया कि 21 700 रुपये में खरीद रहे हैं, 28 210 में बेच रहे हैं, लाभ होगा हानि होगा, तो पहली बात लाभ होगा, यानी लाभ तो कट गया हमारा। अब लाभ कितना होगा 21 700 घटा देते हैं, जीरो, एक में से एक जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ जाएगा 7, 7 में से एक जाएगा 6, यानी 65 10 रुपये का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है 21 700, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो चला जाएगा, 217 है, तो 17 3 क्या 2 3 6 यानी 30%, ठीक है ना, दो इसका तिगुना है 217 का तिगुना है तो 3 6 से क्या जीरो है, तो 30% का क्या हो रहा है हमें लाभ हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तीसरा ऑप्शन। 5 पे चलते हैं, क्या है गुणोत्तर श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात करिए। देखिए इसमें हम आपको कुछ थ्योरी समझा देते हैं। थ्योरी ये रहेगी, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यूपीएसआई में एक सवाल पक्का है कि जीपी से पूछेगा, जीपी एपी से पूछेगा आपको, तो हम जीपी के इतने सवाल ले लेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए आर, एक होता है जैसे पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, ए आर के पावर क्यूब डॉट 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 ए आर के पावर n-1, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जीपी का। इसको हम बोलते हैं क्या, ये प्रथम पद है हमारा, ये प्रथम पद है। और आर बराबर क्या होता है, आर को हम बोलते हैं सर्वानुपात, सर्वानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखिए ये क्या है, ये हमारा प्रथम पद है यानी पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा क्या है तीसरा पद, ये हमारा क्या है चौथा पद, ऐसे ऐसे ये हमारा n पद है, ये हमारा क्या है n पद है। क्योंकि ये n-1 क्यों हो रहा है, क्योंकि चौथा पद है तो r के पावर 3 हो रहा है, तो n में हो तो ये r के पावर n-1 हो रहा है, यानी सर्वानुपात हमारा क्या होता है T2/T1, ये हमारा सर्वानुपात होता है, यानी या तो T3/T2 कर देंगे, सबसे बराबर ही आएगा T4/T3, ये बराबर होता है, यानी देखिए सर्वानुपात आर ए आर बाई ए करेंगे तो ये से कट जाएगा, सर्वानुपात क्या है हमारा ए आया। और हमें जीपी के एन पदों का योग क्या होता है, जीपी के एन पदों का योग होता है एस एन बराबर ए आर के पावर n-1 बटे में r-1, ये हमारा होता है एन पदों का योग का फार्मूला। इसके बराबर एक और फार्मूला होता है क्या, a1 - r के पावर n बटे में 1 - r। ये कब लगता है, जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, हम क्योंकि इसमें माइनस कर देंगे, नीचे ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी a1 - r के पावर n 1 - r कब होगा, जब r की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी। चलिए अब इसको लगाते हैं, कह रहा है कि n पदों तक का हमें योग निकालना है। तो प्रथम पद हमें निकाला दिया क्या है 11/5, r हम क्या निकाल लेंगे T2/T1 यानी 11/25 बटे में 11/5,
तो 11 से 11 चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, नहीं 1/5। हमारा आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। बस हम फार्मूला में रख देते हैं, यानी 11/5 ए की वैल्यू। अब देखिए 1/5 क्या है? 1 से छोटा है, तो यानी हम लिखेंगे 1 माइनस 1/5 के पावर क्या? n बटे में 1 माइनस आर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11/5 1 माइनस 1/5 के पावर n, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा? ये 4/5 हो जाएगा। 5 से 5 चला जाएगा तो हमारा क्या निकल के आएगा? 11/4 1 माइनस 1/5 पे पावर n, ये हमारा निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? चौथा। अब देखिए इसको लगाने का एक दूसरा तरीका है, इसे तो आप लगाएंगे, फार्मूला याद है, ये रखेंगे आपको निकल जाएगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या है। दूसरा तरीका ये है कि हमने क्या फार्मूला क्या है, मैंने एस एन बराबर क्या होता है हमारा? ए आर के पावर n माइनस 1 बटे में आर माइनस 1। हमें कह रहा है n पदों का योग निकालना। हमें तो बोला नहीं कितने पदों का, 4 पदों का, 5 पदों का, 6 पदों का, हमें केवल n पदों का योग निकालना है। तो हम केवल प्रथम पदों का योग निकाल लेते हैं, यानी केवल हम n की वैल्यू 1 मान लेते हैं कि हमें केवल 1 पदों का ही योग निकालना है। तो यानी हम प्रथम पद निकल के आ गया हमारी 11/5, यानी 1 पदों का योग क्या है हमारा? 11/5। तो यानी हम क्या n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, जिससे हमारा 11/5 निकल के आ जाए। देखिए हमें क्या, ये हमारी सब वैल्यू क्या है? सेम है, ये हमारी सब वैल्यू सेम है। तो हम एक पहला चेक कर लेते हैं, जैसे क्या है 1 माइनस 1/5, n की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा? 4/5, यानी हमारा ये सबका क्या आ जाएगा? सबका 4/5 आ जाएगा। अगर हम 11/5 में 4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 11/5 आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 11/5 आए, जब ये नीचे से 4 कट जाए तभी तो आएगा, यानी पहला वैल्यू क्या होगी? 11/4, 4 से 4 चला जाएगा, यानी क्या आ गया? 11/5, तभी तो आएगा हमारा। यानी पहली वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें? 11/4। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ आपको एक बार से कि हमें करना क्या है। हमें कह रहा है कि n पदों का योग निकालना है। हमें क्या करना है? सीधे n का हम प्रथम पद निकाल लेंगे। हमें प्रथम पद क्या है, यानी प्रथम पदों का योग निकाल लेंगे। प्रथम पदों का योग मतलब हमें पहली वैल्यू निकलनी चाहिए। अगर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1। हम किसी ऑप्शन में 1, देखिए ये सबका हमारा सब ऑप्शन में सेम दिया रहेगा, यानी सब सेम दिया रहेगा। हमें ये केवल 11/5 होगा कि 1/2 होगा कि 4/5 होगा कि 11/4। पहला हम निकाल लेते हैं 1 माइनस 1/5, क्या आ गया हमारा? 4/5। यानी हमारा देखिए अब हमारा ऑप्शन क्या बन गया? 11/5 पहला ऑप्शन गुणे 4/5। दूसरा ऑप्शन क्या बन रहा है? 1/2 गुणे 4/5। तीसरा ऑप्शन क्या बन रहा है? 4/5 गुणे 4/5। चौथा ऑप्शन क्या बन रहा है? 11/4 गुणे 4/5। तब देखिए ये तो हमारा होगा नहीं 11/5, ये नहीं होगा ऑप्शन। ये 2 दूनी के 4, 2/5, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? कुछ नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। ये 4 से 4 कट दिया, हमारा क्या आ गया? 11/5। प्रथम पद क्या आ गया हमारा? 11/5। यानी हमें 4/5 में क्या मल्टीप्लाई करना है कि 11/4 आ जाए, यानी चौथा ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 20% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,500? देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 20% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। यहाँ पर रखते हैं हम CP SP MP। पहला कह रहा है 20% की छूट दे रहा है, यानी 5 की वैल्यू 4 में 20% का मतलब क्या होता है? 20% बराबर 1/5, यानी 5 पे 1 की छूट दे रहा है, तो 5 के समान थी, इसको 4 में बेच दिया। अब कह रहे 20% का लाभ का होता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 से क्या हो जा रहा है? 6। 5 पे हमें 1 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 5 था तो 6 में बेच दिया। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे। इनका रेशियो क्या जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनका रेशियो हो जाएगा 5 चौको 20, 4 छक 24, 5 तक 30, यानी हमारा ये आ गया रेशियो। अब हमसे पूछा क्या है कि अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,500, यानी क्रय मूल्य 20 बराबर क्या दिया? 21,500। तो हमें 30 बराबर पूछा है, यानी हम 2 बराबर 10 बराबर निकाल लेते हैं। 20 बराबर हमें क्या दिया है? 21,500। तो 10 बराबर क्या आ जाएगा? 2 1 2 0, 2 7 14, 1 2 5 10, इतना। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इधर पे 3 का मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या निकला? 3 0 0, 3 5 15, 3 7 21 22, 3 1 3, यानी 32 250 हमारा आ गया। 32 250। देखिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? CP से MP का रेशियो निकालना। CP बटे MP क्या होता है? 100 माइनस D बटे में 100 प्लस P। D क्या है? डिस्काउंट। P क्या है? प्रॉफिट। तो यानी देखिए 100 में से कितना डिस्काउंट दिया? 20% का।
प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस पी यानी 80/120, 40 से कट जाएगा यानी 2/3, यानी सी पी से एम पी का रेशियो क्या आ गया, सी पी से एम पी का रेशियो आ गया हमारा 2/3, यानी सी पी कितना है 2 तो एम पी 3, यानी 2 की वैल्यू कितना दिया है 215 इतना, तो 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारी आ जाएगी 32,250। 7 नंबर चलते हैं, क्या करा है, एक विमान 21 घंटे में ए और बी के बीच दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी 26 घंटे में तय की जाती है। तो ए और बी के बीच की दूरी, देखिए ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, बस यही हमारा फार्मूला है। तो डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं हमारी स्पीड पहले ही 80, ठीक है, कितने घंटे में चल रहा है 21 घंटे में, यही कह रहा है ना कि एक विमान 21 घंटे में से बी के बीच दूरी तय करता है 21 घंटे में। लेकिन कह रहा है कि जब विमान की गति 220 किलोमीटर घंटा कम कर दिया, यानी पहले एस 220 घंटा क्या 220 किलोमीटर घंटा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो उतनी दूरी अब कितने समय में तय कर रहा है, अब 26 घंटे में, क्योंकि दूरी सेम है, दूरी बराबर हमने दूरी कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 21s बराबर 26s माइनस 26 गुणे 220, देखिए 26s में से 21 चला जाएगा तो इधर -5s आ जाएगा, यानी इधर माइनस क्या आ जाएगा 26 गुणे 220, माइनस माइनस चला जाएगा, यस बराबर क्या आ जाएगा 26 गुणे 220/5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 26 गुणे 44, यानी 44 में 26 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 6 24, 4 दूना के 8 2 10, फिर देखिए 4 का ही मल्टीप्लाई है तो फिर नीचे हम सीधे क्या लिख देंगे 104, 4 4 1 1 यानी 11:44। स्पीड क्या निकल के आ गई हमारी 11:44। हमसे पूछा क्या है ए और बीच के बीच की दूरी, यानी स्पीड हमारी 21:44 आ गई, इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगी स्पीड, यानी 11:44 गुणे 21, 11:44, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 1 2, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4 2 24 0 24, कौन सा ऑप्शन है चौथा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं, क्या करें कि एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक 55 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 27% का लाभ होता है, दूसरे पर 27% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि। देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें 55 से कोई मतलब नहीं, हमें क्या करा है कि वन ही गेट्स 27% प्रॉफिट एंड अदर पे 27% का लॉस हो रहा है, यानी एक पे उसको क्या हो रहा है 27% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 27% का लॉस हो रहा है, यानी एक पे प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट क्या होता है हमेशा लॉस में ही आएगा, यानी हमेशा क्या होगा लॉस आएगा। लॉस कितना होगा x% होगा, यानी लॉस क्या होगा x²/100 होता है, ये हमारा लॉस होता है, यानी 27 गुणे 27/100, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, 729/100, 2 अंक का दशमलव, यानी 7.29% का क्या होगा लॉस होगा, ये हमेशा लॉस होगा। कौन सा ऑप्शन है दूसरा। अगर दो वैल्यू सेम दिया है कि 27% प्रॉफिट 27% का, सीधे क्या कर देंगे इसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देंगे, 7.29 का लॉस होगा, और लॉस होगा प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। 9 नंबर चलते हैं, क्या करा कि जब किसी वस्तु को 18,122 रुपये में बेचा जाता है तो यह इसी वस्तु को 90,61 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए क्या करा है, एक वस्तु को पहले क्या करा 18,122 में बेचा जा रहा है, यानी पहले क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, इसको इतना में बेचा गया, तो इसको क्या हो रहा है बेचे जाने पर रुपये में बेचे जाता है, तो इसी वस्तु के कितने रुपये में होने वाली हानि से 21% लाभ है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यहाँ पे इसको हो रहा है लाभ। लेकिन कह रहा है जब इसको कितने में बेचा जा रहा है 90,61 में, तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है इसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कितने का हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करता है, यानी यहाँ पे 100 रुपये की हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 121 रुपये का लाभ हो रहा है, यही तो, यानी हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करता है, यानी 100 रुपये 21%, यानी 21% के बराबर क्या होगा 21% बराबर क्या होगा हमारा 21/100, यानी 100 रुपये का क्या था इसको लिखा है ना कि हानि से 21% अधिक लाभ, यानी 100 रुपये की हानि थी, इससे 21 रुपये ज़्यादा यानी 121 रुपये का लाभ कर रहा है। अब हम इसका क्या कर लेंगे डिफरेंस कर लेंगे, देखिए 121 में से 100 जाएगा क्या होगा हमारा, यानी 121 माइनस 100 बराबर 18,122 माइनस 90,61, यानी ये हमारा आ जाएगा 2 में से 1, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 0 में से 0, 18 में से 9 जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा 221, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 221 बराबर इतना। तो पूछा क्या है, अब एक बराबर निकाल लेंगे, एक बराबर क्या हो जाएगा 90/61/221। हमसे पूछा क्या है कास्ट प्राइस, यानी हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य यानी कट जाएगा कितना 221, यानी ये कट जाएगी 4 काइन 2 चौके 8, यानी 41 में कट जाना चाहिए। देखिए क्योंकि 2 चौके 8 4 बार में एक तभी आएगा कब 41। देखिए 221, 4 1 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 1 4 2 6, 8 2 10, 8 1 9, 90/61। हम सीधे कर लेंगे, ये कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 221 में से कितना मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 चौके 8 चला जाएगा, 2 5 से ज़्यादा चला जाएगा, यानी 4 होगा, और 1 कब आएगा जब लास्ट में 1 होगा, यानी 41, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 41, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4100, क्योंकि हमें क्या करा 100 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी 4100 रुपये। देखिए कोई चीज़ है 90/61 में बेचा गया है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बेचने पे हो रहा है लॉस, तो क्रय मूल्य हमारा क्या रहा होगा, इससे ज़्यादा रहा होगा, तभी तो लॉस हुआ है। क्रय मूल्य कितना ज़्यादा रहा होगा 4100 ज़्यादा रहा होगा। 1 6 1 9 4 13 13 161 रुपये क्या रहा होगा क्रय मूल्य, यानी अब हम 121 से भी निकाल लेंगे, यानी 100 एक की वैल्यू 41 आ गई, तो 121 गुणे 41 कर लेंगे, और 18 122 से लाभ हो रहा है, तो 18 122 में से 121 गुणे 41 माइनस कर देंगे, तब भी हमारा क्रय मूल्य 13 161 ही आएगा। लेकिन हमें क्या है 100 वाला आसान वैल्यू है, यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, तभी तो लॉस हो रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। क्या करा है कि एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपये में खरीदा जाता है, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है, इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत। तो देखिए हमें 1500 400 से कोई मतलब नहीं, हमसे परसेंट दिया है, परसेंट में पूछा है, तो पहले क्या करा कि 30% अधिक मार्क किया गया, यानी 100 रुपये की चीज़ थी, उसको 30% अधिक मार्क कर दिया, तो कितने में कर दिया 130 रुपये में। अभी हमें क्या कर दिया मार्क कर दिया, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 खरीद के लेके आया, 130 अधिक कर दिया, और क्या कह रहा है कि 15% की छूट दे रहा है, यानी जो मार्क प्राइस होता है उसी पर छूट दी जाती है। 15% 15% क्या होता है 15%, 5×3 = 15, 5×20 = 100, यानी 20 रुपये का था तो 3 की छूट दी, तो बेचा कितना गया 17 में, 17×3 = 51, 17 1 17 5 22, 2 से 2 1 2 2 1 2 0 2 5 6 10, यानी 100 की वैल्यू थी 110.5 में बेचा गया, तो कितने का 10.5 का प्रॉफिट हुआ हमें, तो यही 100 में है, तो ये हमारा 10.5% निकल जाएगा, तीसरा ऑप्शन। 11 नंबर क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं 11 13 और 115 के अनुपात में है, यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 4 से 41 है, तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर पूछा हमसे। देखिए तीन संख्या क्या है 11 13 15, एक तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या में ये है कह रहा है इसका 3 गुना, इसका 3 गुना क्या होगा 45, और पहली तथा दूसरी संख्या की योगफल, पहली तथा दूसरी संख्या की योगफल कितना है 11 13 24, 24 से 45 का अंतर कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 21, यही अंतर कितना दिया है 4 से 41 का, 21 से हम कितना होता है 4 से 41, यानी 1 बराबर क्या आ गया हमारा 21। तो हमसे पूछा क्या है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर, सबसे छोटी संख्या क्या है 11, सबसे बड़ी संख्या है 15, तो 15 - 11 कितना है 4, 4 के बराबर पूछा है, 1 बराबर 21, तो 4 बराबर क्या हो गया 21 गुणे 4, यानी 84, क्या आ जाएगा दूसरा ऑप्शन। 12 चलते हैं। 12 क्या करेगी, ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 123 दिनों में कर सकता है, और सी इसी कार्य को 164 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, और दूसरे दिन बी और सी मिलकर कार्य करते हैं, और तीसरे दिन ए और सी मिलकर कार्य करते हैं। तो इस चक्र को दोहराते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त है। देखिए पहले क्या कह रहा है यहाँ पर समझते हैं कि पहले दिन क्या कर रहा है ए कर रहा है, दूसरे दिन बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तीसरे दिन ए और सी मिलकर कर रहे हैं। अब इसी चक्र को दोहराएगा, मैंने फिर चौथे दिन क्या करेगा ए करेगा, फिर क्या करेगा बी प्लस सी करेगा, फिर कौन करेगा ए प्लस सी, अब फिर क्या करेगा ए, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी, ए कर रहा है 82 दिनों में, बी कर रहा है 123 दिनों में, सी कर रहा है 164 दिनों में। देखिए इनका हम ले लेंगे पहले एलसीएम, ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यू दिया रहता है तो इसका एलसीएम निकालना कि क्या है। देखिए ये है 82, तो पहले 41 गुणे 2 कर लेंगे, 82 हो जाएगा। अब क्या है 41 का तिगुना है, तो इसमें 3 है नहीं, तो 41 गुणे 3, अब क्या है 41 गुणे 4, क्योंकि 41 गुणे 2 यहाँ पे हो ही गया, तो बचा क्या 2, जैसे 41 गुणे 4, 4 एक 4, 4 से 16, तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया 2 3 6 दूनी के 12, 12 एक 12, 12 चौक 48 से 49, 452 निकल गया है।
तो हमारे ए की एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, 41 में 6 आ जाएगी, क्योंकि 41 गुना 82 बचेगा क्या 6। हमें क्या करना, 41 3 123, तो इसका एफिशिएंसी आ गई 4। 41 चौके एफिशिएंसी कितनी बची 3, यानी पहले काम करेगा ए, फिर करेगा बी प्लस सी, फिर करेगा ए प्लस सी। ए कितना कर रहा है 6, बी प्लस सी करेंगे 7, ए प्लस सी करेंगे 9, यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, हो रहा है 3 दिन हमारा काम कितना, 6 7 13 9 22, 3 दिन हमारा काम हो रहा है 22। तो हमें कितना काम करना है 492, तो 22 बाई क्या होता है 484, यानी हमको इसके पास पहुंचना है, यानी 22 गुणे 22 कर देंगे, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा 484। अब गुणे 22 करेंगे, क्योंकि हमारा 22 3 66, यानी 66 दिन में हमारा कितना काम हो गया 484। 66 दिन में हमारा 484 काम, हमें काम करना कितना है 92। तो अब देखिए यहाँ पे 3 साइकिल कंप्लीट हो गए, कौन करेगा, फिर ए करेगा, यानी ए फिर 6 काम करेगा, कितना दिन, 1 दिन और लगेगा, तो हो गया यहाँ पे 67 काम। यहाँ पे हमारा कितना काम हो गया, यहाँ पे हमारा 690 काम हो गया। अब हमें कितना काम कराना है, 2 ही काम कराना है, अब हमारा 2 काम कराना है। अब कौन मिलके कर रहा है, बी प्लस सी करेंगे, क्योंकि ए अब कर चुका, फिर अगली बारी किसकी, बी प्लस सी की। बी प्लस सी 2/7, यानी 67 प्लस 2/7 दिन लगेगा टोटल काम करने में इसको। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। 13 नंबर चलते क्या करा, 26 सेमी की त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्धगोला है। देखिए अगर ये गोला कंप्लीट रहता तो इसकी एरिया क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया होती है हमारी 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अब इसका आधा कर देंगे तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसको आधा कर दे रहे हैं, अगर आधा कर दे रहे हैं तो यानी इसका इसका क्या हो रहा है, यानी हमारी ए वाली वैल्यू कितनी निकल गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे वाला भी तो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, अगर इसको काट रहे हैं आधा तो हमारा प्लस, अगर एक सर्किल है तो उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हमारा हेमीस्फेयर, यानी हेमीस्फेयर का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 3 गुणे पाई की वैल्यू हमें लेने को क्या है 3.14, 3.14 पाई आर स्क्वायर मतलब 26 गुणे 26। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है, सब ऑप्शन पास पास में दिया है, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 गुणे 26 676 गुणे 3 करते हैं, तो 3 6 18, 3 7 21 22, 3 6 18 तो 20, कितना हो गया, नहीं हमारा यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई होगा। अब कितना करना है हमें 3.14, 4 बटे 32, 4 दूनी के 8, 3 11, 4 शून्य शून्य 1, 4 दूनी के 8, 20 28 ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अब 3, 3 बटे 24, 3 दूना के 6 2 8, 3 शून्य शून्य, 3 दूना के 6, 2 8 1 9, 4 2 6 1 7, 8 8 16, 2 1 3, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, तो 63 67.92, यानी कौन सा ऑप्शन है दूसरा। 14 नंबर क्या करा कि एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा हमसे। देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, यानी 121 मीटर लंबा पुल है, ये ब्रिज है, और खुद की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई मान लेते है, इसको पार करने में से कितना समय लग रहा है 62 सेकंड लग रहा है, 62 सेकंड लग रहा है। लेकिन ट्रेन क्या कर रहा है, एक आदमी को, यानी यहाँ से एक आदमी को पार कर रही है ट्रेन, ये पूरी ट्रेन मान लेते हैं, एक आदमी को पार कर रही है, ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रही है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि सीधे सीधे कह रहा है कि ट्रेन खुद की लंबाई पार करने में कितना समय ले रही है 51 सेकंड का समय ले रही है। यानी ट्रेन जो है खुद की लंबाई पार करने में कितना समय ले रही है 51 सेकंड का, टोटल समय ले रहा है कि खुद की लंबाई और ब्रिज की लंबाई टोटल पार करने में 62 सेकंड, लेकिन खुद की लंबाई पार कर रही है 51 सेकंड में, यानी ब्रिज की लंबाई कितने सेकंड में पार कर रही है 11 सेकंड में। यानी यहाँ से ट्रेन की स्पीड क्या निकल जाएगी, ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी 121 को पार करने में उसको 11 सेकंड लगाते हैं, यानी 11 मीटर प्रति सेकंड आ गई हमारी ट्रेन की स्पीड। हमसे पूछा क्या है रेलगाड़ी की लंबाई, हमसे यही तो पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, यानी 11 मीटर प्रति सेकंड है, कितना चल रही है 51 सेकंड में, यानी 11 मीटर प्रति सेकंड, खुद की लंबाई पार करने में 51 सेकंड लग रहा है, यानी 11 यानी 11, यानी कौन सा ऑप्शन होगा पहला है 11 5 55 56 यानी 561। देखिए मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ, मुझे लगता है क्योंकि बेसिक से लगाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो तुरंत। जैसे क्या कह रहा है कि ट्रेन जो है 121 मीटर लंबे पुल को और खुद की लंबाई पार करने में 62 सेकंड, अगर वो खुद की लंबाई पार कर रही 51 सेकंड में,
तो यानी पुल को पार करने में उसे कितना समय लगा होगा, 11 सेकेंड। यानी 11 सेकेंड में अगर ट्रेन 121 को पार कर रही है, 121 को, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 11 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ट्रेन की स्पीड 11 मीटर प्रति सेकेंड है तो ट्रेन चली कितने में है अपनी लंबाई को पार करने, 51 सेकेंड। यानी 51 गुणे 11 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 561। ट्रेन की लंबाई 561 मीटर आ जाएगी, पहला आंसर। 15 में क्या करा कि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, 17.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी पूछा हमसे। देखिए आपको एक फार्मूला इसको याद करना होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर देखा 2 स्पीड दिया है और एक देरी से पहुंच रहा है और एक पहले पहुंच रहा है, जो भी मतलब देरी से पहले या तो दोनों देरी से पहुंच रहे हैं। तो देखिए S1 इंटू S2 2 स्पीड दिया है। अब क्या करेंगे, S1 से S2 का डिफरेंस निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि माइनस आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा वही लिखेंगे, इंटू अब जो इनका डिस्टेंस होगा, टाइम का अंतर होगा, यानी चेंज। इसका मतलब होता है डेल्टा टी का मतलब टाइम में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर सवाल लगाते समझ में आ जाएगा। पहली स्पीड, पहला क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4 गुणे, एक को 17 मिनट क्या हो रहा है देरी और दूसरे को 17 मिनट पहले, तो डिफरेंस कितना होगा 35 हो जाएगा, क्योंकि 17.5 देरी है 17.5 जल्दी है। तो दोनों का डिफरेंस एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 35। ये क्या है मिनट में, अगर ये हमारा घंटा में, ये भी घंटा में, तो इसको क्या करेंगे मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे, तो बटे 60 कर देंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 6 चौको 24 खत्म, तो 35 दूना के 70, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी 70 किलोमीटर। फार्मूला यही याद रखना है, दोनों का मल्टीप्लाई बटे में दोनों का अंतर गुणे डिफरेंस इन टाइम। 16 नंबर क्या करा है कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 15 और सार्वानुपात क्या दिया है 4, तो इसके 4 पदों का योगफल पूछा हमसे। क्या पूछा है 4 पदों का योगफल। हमें फार्मूला हमने वहां पे याद किया है, S1 बराबर क्या था ए आर के पावर n माइनस वन बटे में आर माइनस वन, ये होता है। हमें फार्मूला आपको रट जाना है, ए आर के पावर n माइनस वन बटे में आर माइनस वन। हमें 4 पदों का पूछा है, प्रथम पद दिया है, हमें सीधे सीधे फार्मूला पर रख देना है। प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद 15 यानी 15, सार्वानुपात क्या दिया 4, हमें पूछा कितना 4 पदों का, n का मान 4 माइनस वन बटे में आर कितना 4 माइनस वन, तो 15, 4 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 3, यानी हमारे नीचे कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। 3 से चला जाएगा कितनी बड़ा 5, यानी हो जाएगा कितना हमारा 5, 4 चौके 16 चौके 64, 16 16 का स्क्वायर कितना 256 माइनस वन, यानी हमारा कितना जाएगा 5 गुणे 255, 5 बचे 25, लास्ट में 5 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा पहला। यानी गुणा करने नहीं बैठ जाना है कि 5 बचे 25, 5 बचे 25 2 27, 5 में 12, फिर 5 बचे 25 एक ही में 5 यूनिट है। 17 नंबर क्या करा कि दशमलव के 2 स्थान तक अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया है भागे 50 है, तो हमें इसको क्या करना है ऐड करना है, हमें 33 346.3333, दूसरा क्या है 3346, 3346.333, हम यहाँ पे बचा नहीं तो यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। फिर तीसरा क्या कह रहा है 346.33, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो जीरो, यहाँ क्या बचा 44.6, बाकी बचा जीरो जीरो जीरो, तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा 3 3 3 6, 3 3 6 3 9, 3 3 9 6 15, एक बचा यहाँ पे 6 3 18 4 22 23, 4 चौके 16, 16 दो यहाँ पर जगह 18, क्योंकि 23 में 2 बचा था, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 37 83, ये हमारा टोटल ऐड है। इसको क्या करना है हमें 50 से भाग देना है। देखिए हमें 2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये क्या हो जाएगा हमारा 100, यानी अब आसान हो जाएगा हमारा 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 9 18 1 19, 2 5 10 1 11, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 0 0 1, 2 7 14, 2 3 6 1 7, कितना आ गया बटे 100, यानी 2 अंक दशमलव यहाँ चला जाएगा, दशमलव के साथ यहाँ जाएगा, यानी 741.67, यानी 741.67%। कौन सा ऑप्शन है दूसरा। 18 नोट चलते क्या करा है, इसका भिन्न रूपों में पूछा है 0.426262626, हमसे ये पूछा है, इसका भिन्न रूप पूछा है। डॉट 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 ऐसे दिया है, तो हमसे पूछा क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.426 पे बार,
अब देखिए इसको बदलने का एक तरीका क्या होता है कि पहले पूरी संख्या लिखते हैं, जिस पे बार नहीं होता उतना घटाते हैं, किस पे बार नहीं है 4 पे, और जितने संख्या पे बार उतने 9 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं उतना 0 लिखते हैं। ये नीचे वाली वैल्यू को ध्यान कब देना देते, दशमलव के इधर ध्यान दिया जाता है, यानी जैसे एक संख्या हो जाती है 3.426 ऐसे रहता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 3,4,2,6 माइनस 34 लिखते हैं। और बटे में क्या होता है, बस हम दशमलव के दर, ये नहीं कि 990, अभी नहीं कि इसको भी 0 लिख लेते हैं, नहीं, केवल दशमलव के दर रखते हैं। तो यानी हमारा ये तो सिंपल दिया है ना 4, इसको 990 थे, यानी 426 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 422 बटे 990। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है कि श्रेणी 243, 256, 269 के 151 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसी में दिया है 151 पदों तक का योगफल। अब देखिए 243, 256, 269, इसमें कितना डिफरेंस है 13, इसमें कितना डिफरेंस है 13, ऐसा ही है 13 का डिफरेंस है, यानी हमारा क्या है, ये समांतर श्रेणी में एपी में है वैल्यू। तो एपी में योग का फार्मूला क्या था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी क्या है, सार्वांतर, डी हमारा सार्वांतर है, यानी ये 13, इसको डी बोलते हैं। और ये क्या है, ये है हमारा ये प्रथम पद। अब लिख लेते हैं हम सीधे 151 पदों का योग पूछा, नहीं 151 बटे में 2, फिर क्या करेंगे 2 इंटू प्रथम पद क्या है 243, 243 प्लस 151 माइनस 1, तो यानी हो जाएगा 150 गुणे डिफरेंस कितना है 13। अब इसको क्या करेंगे 151 बटे 2 गुणे में 243 गुणे 4 कितना आ जाएगा 486, 486 प्लस 13 शून्य शून्य, 13 पचे 65, 13 का 13 6 1950। अब इसको ऐड कर देंगे 486, कितना आ जाएगा 6 8 5 13, 9 4 13 1 14, 1 1 2, यानी हमारा आ जाएगा 2346। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा 2346। कटा देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2346 था ना ये, 2 1 2, 2 1 2 बचा 1, 2 7 14, 2 3 6, यानी तो देखिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कितना है 151 पद, 151 में से एक जाएगा हमारा 150, डिफरेंस कितना है 13, और 2 इंटू हमें पहला क्या दिया 243, यानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, n/2 151 पद 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 486 प्लस 13 शून्य शून्य, 13 पचे 65, 13 का 13 6 1950 में हमें 486 जोड़ना है, तो कितना जाएगा 6 8 5 13, 9 4 13 1 14, 1 1 2 यानी 24 36, यहाँ जोड़ गलत रहे थे, यानी हमारा क्या आएगा 24 36, 24 36, 2 से कटा देंगे तो 12 18 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 12 18, लास्ट में 8 इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारा लास्ट में 8 आएगा। यूनिट जीट कौन सा है, दूसरा। 20 नोट चलते हैं। 20 क्या कर रहा है कि 3 मित्र हैं ए बी और सी, एक व्यापार शुरू किया, किस रेशियो में लगाएं 2:3:4 के अनुपात में पैसे लगाएं, लेकिन 6 महीनों के बाद क्या कह रहा है सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, यदि 1 वर्ष के लिए कुल अर्जित लाभ इतना है, तो पूछा सी द्वारा प्राप्त लाभ। देखिए यहाँ पे ए था, बी है, तीन लोग हैं ए बी सी, कह रहा है ये 2 और 3 और 4 के रेशियो में पैसे लगाते हैं, कितने सालों के लिए 1 साल के लिए, लेकिन सी क्या कह रहा है कि 6 महीने के लिए लगाता है, आधी पैसे निकाल लेता है 12, ये भी 12 महीने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहा है पहले 6 महीने का लगा रहा है, फिर 6 महीने बाद आधी पैसे निकाल ले रहा है, यानी 4 था तो आधी बची कितनी 2 रुपये बचा, अब इसको 6 महीने का लगा रहा है। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 6 टाइम 6, 6 टाइम 6, यानी हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 3 दूना के 6, अब इसका क्या जाएगा 4 1 4 और 2 1 2 यानी 6, यानी अब इसको और कटा देते हैं, 2 से कट जाएगा, यानी 2 1 2 दूनी के 4, 3 6, 2 3 6, यानी हमें दिया है 2 3 5 3 8, 8 बराबर कितना दिया हमें 11 4 0, ये दिया। हमसे पूछा कि सी द्वारा प्राप्त लाभ, सी बराबर प्राप्त लाभ कितना है 3, तो अगर 8 8 बराबर इतना दिया है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 11 4 0 बटे 8 गुणे 3, अब ये कट जाएगा, 8 इकाई 8 बचेगा 3, तो 8 3 24 बचेगा 6, 8 7 56 बचेगा 4, 8 बचे 40, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, 3 7 21 22, 13 39 2 41, यानी 41 250, कौन सा ऑप्शन है दूसरा।
21 नंबर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंक 3/4 के अनुपात में और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 2 संख्या है 3/4 के अनुपात में, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए यानी 2 अंकों की एक संख्या है, यानी कुछ भी है, ये भी एक संख्या है 3/4 के अनुपात में। अब देखिए ऑप्शन कौन सा 3/4 के अनुपात में, ये है क्या 3/4 के अनुपात में ये है पहला 3 4, ये नहीं होगा। 3 4 में ये है 7 1 3 4 में नहीं, 3 4 में ये नहीं, ये तुम्हारा पहला सीधे दूसरा ऑप्शन हो गया 3/4 के अनुपात में कई संख्या है। तो देखिए अब एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर 2 संख्या दिया है जैसे ए बी है, अगर ये 2 संख्या ए बी, अगर इसको हम बी ए लिख लेते हैं तो ये इनका डिफरेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है 9 इंटू ए माइनस बी का डिफरेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 12 है और 21 है, इनका डिफरेंस कितना होगा, 12 में से 21 घटाएंगे 9 आएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या होगा 9 इंटू इन 2 संख्याओं के आपस में डिफरेंस, तो 2 1 1, यानी इनका डिफरेंस क्या होगा 9। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे हम आपको ले लेते हैं जैसे कुछ भी, जैसे कि आप ले लेते हैं 68 या 76 ले लेते हैं, 68 हो गया ना, 76 ले लेते हैं। 76 और 67 का डिफरेंस कितना होगा, मैं कह रहा हूँ कि इनका डिफरेंस क्या होगा 9 गुणे इनके टोटल डिफरेंस गुणे 7 निश्चय का 1 9। अब से आप ले लेते हैं 23 या कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 45 ले लेते हैं, या तो हम जैसे 68 लिया है, कुछ भी 22 या तो 32 या तो 28 ले लेते हैं। 28 और 82 का डिफरेंस क्या होगा, अब हम घटा लेते हैं। जिसे घटाते हैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि 9 इंटू इन 2 संख्याओं का डिफरेंस, 8 में 2 जाएगा 6, कितना होगा 54। देखिए 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में 2 जाएगा 5, यानी 12 में से 8 जाएगा 4, ये बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 9 और इन 2 संख्याओं का डिफरेंस क्या होता है, यही संख्याओं का अंतर होता है। अब देखिए यही हमसे क्या कह रहा है, अब इसे ये तो दे दिया, मान लिया अलग ऑप्शन दे देता 3/4 का 34 ही दे देता तो हमें दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी ऐसे तो ऑप्शन से ही लग गया सीधे, लेकिन क्या कह रहा है कि 3 और 4 के, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस क्या है 18, यानी 9 और उन 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है 18, यानी ए और बी। जैसे आपको यहाँ पे मान लो अब हम ऑप्शन लिख लेते हैं अलग से ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक ऑप्शन लिया 68 दिया, दूसरा 34 देता, और 3 3 के 9, ये 2 ऑप्शन होते। तो मैं आपको 68 लगाऊं कि 34 लगाऊं तो कैसे होता, यानी हम क्या करते हैं 9 इंटू इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 9, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 9 इंटू 8 में 6 जगह 2 कितना है 18, यानी हमें क्या डिफरेंस लाना है 18, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होता है 68, यही हमसे दिया है। यानी 2 संख्याओं का डिफरेंस क्या होता है, हमें ये भी याद रखिए 9 गुणे इन 2 संख्याओं का डिफरेंस 6 54। बाकी ऑप्शन से सीधे सीधे लगे। 22 नंबर चलते क्या करें, पी क्यू और आर का औसत भार 51 की ग्राह है। यदि पी तथा क्यू का औसत भार 45 की ग्राह है, क्यू तथा आर का औसत भार 46 की ग्राह है, तो क्यू का भार देखिए क्या करा, पी क्यू और आर इनका औसत भार कितना दिया है 51 है, टोटल संख्या कितनी है 3, इनका औसत दिया 51, तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर हमारा निकल के जाएगा 3 1 3 3 5 15, और पी प्लस क्यू का औसत भार कितना दिया है 45, यानी 90 हो जाएगा ये, और क्यू प्लस आर का क्या दिया है 46, 46 देने के 92 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा पी प्लस 2 क्यू प्लस आर बराबर 2 9 9 18 182। अब पी प्लस 2 क्यू प्लस आर में से पी प्लस क्यू प्लस आर घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक क्यू बचेगा, यानी 182 माइनस 153, तो हमारी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। हमसे पूछा क्या क्यू की वैल्यू पूछा है, तो 12 में से 3 जाएगा 9, 9 सीधे बचाइए। 23 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 15 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप का 13 गुना कितने वर्षों में होगी, यानी 15 वर्षों में अपने आप का 3 गुना, यानी एक थी कोई अगर ब्याज मान लेते हैं, एक था प्रिंसिपल मूलधन एक था, तो बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि 3 गुना हो गया। तो हमें ब्याज कितना मिला, अगर 1 से 3 हो गया तो ब्याज हमें मिला कितना 2 रुपये का, 2 रुपये का ब्याज कितना मिल रहा है हमें 15 सालों में। ये तो कह रहा है कि अगर ज्ञात कीजिए जब अपने आप का 13 गुना हो जाए, यानी 1 से कितना हो जाए 13 हो जाए, तो हमें अगर 1 से 13 हो गया तो हमें ब्याज कितना मिला 12 रुपये का। 2 रुपये का ब्याज हमें 15 साल में मिल रहा है, तो 12 रुपये का ब्याज कितने मिलेगा, 2 छके 12 यानी 15 छका 90, यानी 2 रुपये का ब्याज 15 साल में, तो 12 रुपये का ब्याज कितना मिलेगा 90 साल में। कौन सा ऑप्शन जाएगा तीसरा। अब सीधे देखिए इसको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगी, सेकंडों की सवाल है। 100 हो गया 3, 2 रुपये का ब्याज मिला कितने में 15 में, 100 करना हमें 13, कितना ब्याज चाहिए 12 का, अगर 2 से 12 2 रुपये का ब्याज 15 सालों में, तो 12 रुपये का ब्याज कितने 90 सालों में, आंसर तीसरा। 24 नंबर चलते हैं,
एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए चलती है। 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी से स्टेशन ए के लिए चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूर मिलेगी। हमसे पूछा ए से कितनी दूर मिला, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इनके बीच की दूरी कितना दिया है 855 किलोमीटर, यही तो कह रहा है 855 किलोमीटर। अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से कैसे चल रही है 212 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी क्या कर रही है बी से चल रही है कितने से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक। लेकिन जो पहली रेलगाड़ी है वो 45 मिनट पहले चल रही है, यानी ये वाली 45 मिनट बाद चल रही है, तो कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर घंटा के चाल से स्टेशन 20 से चलती है कब 45 मिनट बाद, यानी 45 मिनट चल रही, यानी 212 किलोमीटर से 45 मिनट में कितना दूरी चली होगी, इसको घंटे में कर लेंगे। तो 15 3 45, 15 चौके 60, 4 से चला जाएगा, 4 5 20, 1 4 3 12, 3 तरीके 9, 3 5 15, यानी यहाँ से ट्रेन चल रही कितना 159 किलोमीटर। अगर ये 159 है, टोटल दूरी 855 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी 855 में से 159, 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ पे 14, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे 7 में से जाएगा 6, 696 किलोमीटर बचा, यानी 159 किलोमीटर ये ट्रेन चल दी 212, यानी यहाँ पे आ गई। अब ये भी चलेगी, ये भी, अब दोनों साथ में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लग जा रहा है सापेक्ष गति वाला नियम, यानी एक इधर को चल रही है एक इधर को चल रही है, टोटल दूरी कितनी है 696। स्पीड इसके लिए क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, टाइम बराबर हो जाएगा हमारा क्या डिस्टेंस अपन स्पीड, यानी 696, स्पीड क्या है 212, इधर चल रही 20, तो कितना चल रही है 232, 232, यानी इधर से चल रही है 20, इधर से चल रही है 212, तो इन दोनों का अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी स्पीड ऐड हो जाती है, 212 प्लस 20 कितना जाएगा 232, इसका कितना गुना है 3 गुना, यानी 3 घंटे लगेगा इनको मिलने में। यानी ये ट्रेन ए कहाँ से ए से किधर चलेगी 3 घंटे और चलेगी, और ये भी 3 घंटे चलेगी, तो आपस में मिल जाएंगे, यानी 159 किलोमीटर यहाँ से, यानी पहली ट्रेन हमारी क्या 159 किलोमीटर चल रही थी, प्लस हमारी क्या है 212 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे और चलेगी तब जाके मिलेगी। तो कितना दूरी चलेगी ये, तो 159 प्लस 3 गुना के 6, 3 एकाम 3, 3 गुना के 6, 636, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 5 3 8 1 9, 6 1 7 795 किलोमीटर, कहाँ से हमें ए से निकालना है ना, तो 159 इधर और 636 किलोमीटर यहाँ मान लो कहीं मिल लेती है 636, तो टोटल कितने पे मिलेगी ऐसे 795 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन। 25 नंबर चलते क्या करें, यदि पहला पद 125 है तो सार अनुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद। अब देखिए यन पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमें यन पद निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू आर के पावर n-1, ये होता है, इसको याद रख लीजिए। हमें कोई भी पद पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगा हम निकाल लेंगे। हमने उधर बताया कि ए को प्रथम बल बोलते हैं, आर को सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर बल क्या होता है T2/T1, यानी दूसरे पद बटे में पहला पद, तो यहाँ पे फार्मूला सीधे रख देते हैं। अगर क्या करा है पहला पद कितना दिया है 125 इंटू सर्वांतर कितना दिया है 2/5, हमें चौथा पद निकालना है चौथा पद, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे 4 - 1 यानी 3, यानी 125 गुणे 2 के पावर 3 बटे में 5 के पावर 3, 5 × 25 × 125 से पूरा चला जाएगा, 2 के पावर 3 कितना निकल जाएगा 8, यानी चौथा पद क्या होगा हमारा 8। 26 नंबर क्या करते हैं कि एक प्रतियोगी परीक्षा में वर्ग ए में 80%, वर्ग बी में 77% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 18% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों सेक्शनों में 14-25 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगिता में परीक्षा में उपस्थित कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछा हमसे। देखिए कह रहा है ए है इसमें 80% पास कर रहे हैं, एक बी है इसमें 77% पास कर रहे हैं, और दोनों में कितने परसेंट पास कर रहे हैं, यानी 18% फेल हो जा रहे हैं, यानी ये फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहेंगे पास हो रहेंगे 82, टोटल 100% माना है, यानी ये वेन डायग्राम सॉल्व देखिए ये है, ए मान लेते हैं ए है, ये बी है, यानी कह रहा है ए अकेले कितना है 80, बी अकेले कितना है 70, ए अकेले 80 है ना, ए अकेले 80, बी कितना है 77, और ए और बी मिला कितने हैं 82। देखिए हमें ए यूनियन बी कितना होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमें क्या है 80 प्लस 77 माइनस 75, हमसे दोनों मिला के पूछा कितने। देखिए यदि दोनों में सेक्शन में 1425,
यानी ए यूनियन बी का मतलब दोनों मिला के कितने पास हुए, 80 प्लस 77 माइनस 75, तो यानी 77 में 75 जाएगा 2 माइनस 2, ये ना 80 प्लस 77 माइनस 75, अरे ये 82 है ना, ये 82 होगा, ये 82, 80 प्लस 77 यानी 77 में से 82 जाएगा क्या होगा, -5, यानी 80 माइनस 5 बराबर क्या जाएगा 75, यानी दोनों मिला के कितने पास हो रहे हैं 75, यानी यही 75% की वैल्यू कितना दिया हमें 1425। तो पूछा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 75 बराबर इतना है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 25 3 से कटा देते हैं तो 3 से जाएगा 25, 3 चौक के 12 बचेगा 2, 3 7 21, 3 5 15, अगर दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 100%, यानी 4 25 20, 4 7 28 2 30, 4 चौके 16 3 19, यानी कितने हैं टोटल 1900 लोग हैं। इसको मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। देखिए कह रहा है ए में कितने हैं 80, बी में कितने हैं 77, और दोनों में यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 82, यानी इसमें 80% पास है, यहाँ पे भी 77% पास है, यहाँ पे भी 82% क्या है पास है। यहाँ में अनुत्तीर्ण दिया है तो अनुत्तीर्ण से हमें लेना देना नहीं, अगर ये पास दिया ये पास दिया तो हम इससे पास भी निकालेंगे, तभी हमारा दोनों में मिला के यानी ए यूनियन बी निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 77 माइनस 82, यानी दोनों को मिला के कितने हो जाएगा हमारे 75%। 75% की वैल्यू हमें कितना दिया है 1425, तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, कितना जा रहा था हमारा 1900 रुपये, यानी 1900। टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी 1900। 27 नंबर चलते क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 51-15 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10-230 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 65% है, वस्तु का क्रय मूल्य। ये आपको सवाल जरूर एक देखने को मिलेगा, इसको समझते हैं अच्छे से समझते हैं कि एक वस्तु को 51-15 रुपये में बेचने से होने वाली हानि, यानी एक सवाल है मतलब क्रय मूल्य हमसे निकालना है, क्रय मूल्य को हमें कितने में बेच रहे हैं 51-15 में बेच रहे हैं, यानी ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमें क्या आ रहा है हानि हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और इसी को हम 10-230 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमें देखिए समझने वाली बात है, क्योंकि कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगा लॉस ही होगा, ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है, यानी जो हानि हो रही है वो लाभ का 65% है, यानी 65% बराबर क्या होता है 5 से 13 5 से 20, यानी आपको समझना क्या है, देखिए मैं आप समझाता हूँ कि जो इससे बेचने पे जो हानि हो रही है वो उसी वस्तु कितने से 10,203 रुपये से बेचने पे प्राप्त लाभ का 65% है, यानी अगर हानि 100 रुपये की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है 65 का, यही तो, क्योंकि लाभ का 65% है, यानी इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 20 100, 5 हो जाएगा 13, यानी यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 13 रुपये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इनका हम अंतर निकालेंगे, तो इनका अंतर क्या होगा माइनस प्लस है तो अंतर जुट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 33%। 33% की वैल्यू कितनी दिया है, अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 51-15 है, यानी इसका दुगना है, तो ये यानी आ जाएगा हमारा कितना 51-15 ही आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब इसका दुगना ही है, तो यानी 33% बराबर आ गया इतना। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है अगर 13 रुपये का लाभ निकालेंगे तो यानी क्रय मूल्य कम रहा होगा, अगर 20, देखिए मैं दोनों तरफ से निकाल के बता देता हूँ, 33% वैल्यू है, पहले हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 33% नहीं 33 की वैल्यू है ना, 20 10 30 यानी यूनिट है, 33 की वैल्यू थी, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 33 से कट जाएगा, यानी 11 या 33, 11 का में 11 नहीं 11 चौक 44, बचेगा 7, 11 छका 66, बचेगा 5, 11 पचे 55, 11 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी 3 एक 3, बचेगा 3 पचे 15, बचेगा 3 पचे 15, यानी एक की वैल्यू क्या आ गई 155। यहाँ से 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 पचे 65, 13 पचे 65 6 71, 13 का 13 7 20, यानी 13 की वैल्यू आएगी 2015, यानी 2015। अगर 10,230 रुपये में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 2015 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना रहेगा, अगर हम 2015 माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ बचेगा क्या 2, 10 में से 2 जाएगा 82-15, 82-15 क्रय मूल्य। हमसे पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य 82-15, कुछ गलत लगा रहे हैं हम लोग,
इसको फिर से लगाते हैं। इसको कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। कैलकुलेशन क्या मिस्टेक हो रही है? पढ़ते हैं। 51.15 रुपये पर बेचने पर होने वाली हानि, यहाँ पे हो रही हानि, उसी वस्तु को 10,230 में होने वाले लाभ का 65% है। ओह, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया? लाभ का जो हानि हो रही है, लाभ का 65%, लाभ का यानी हमें ये लेना है, लाभ का 65% है। लाभ कितने का हो रहा है? 100। लाभ का हानि कितना है? 65% है। ये यहाँ पे हम गलती कर रहे थे। तो यानी होगा हमारा कि 5 20 100 यानी -13, यानी हमारा 33 बराबर आ जाएगा कितना? 51.15। तो एक बराबर क्या आ जाएगा? हमने घटाया था, यानी 11 चौक 44, 7 11 छः 66, 11 पे 3 से कट जाएगा, 3 एक 3, 3 5 15, 1 बराबर 155। तो हम यहाँ से 20 पे भी निकाल के चेक कर सकते हैं, 13 पे भी। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 1 2 1 3, यानी 3100। अगर 230 रुपये बेचने पर क्या हो लाभ? 3100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 31 माइनस घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा 0। 3 में से 0 जाएगा 3, 2 में से 1, 10 में 71 30। कौन सा आ जाएगा? चौथा ऑप्शन। लेकिन हम देखिए अगर इधर से भी निकालेंगे तो भी सेम आएगा। यानी कह रहा है कि अगर 1 बराबर 155 है तो 13 बराबर क्या हो जाएगा? 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 6 71, 13 एक 13 7 20, यानी 2015। लेकिन 51.15 बेचने में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यानी क्रय मूल्य हमसे क्या रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा, तभी तो लॉस होगा। यानी हम ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं मान लीजिए, और हम उसको कम में बेच रहे हैं, तभी तो हमारा हानि होगा। यानी 5115 में क्या आ रहा है? हम बेच रहे हैं, और 2015 का क्या आ रहा है? हमें हानि हो रहा है। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 5 5 10, 1 1 2 1 3, 1 5 2 7, तभी हमारे 71 30 आ गया, तब भी 71 30 आ गया। यानी इसको फिर से मैं बता देता हूँ एक सवाल को, यानी ये सवाल आपको पक्का एक ना एक बार जरूर देखने को मिलेगा। यानी कह रहा है हमारा जो भी क्रय मूल्य है, इसको कह रहा है कि 51.15 में बेच रहा है, तो हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे हानि हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है, क्या हो रही है? लॉस। अगर इसी को 10,230 में बेच रहा है तो क्या आ रहा है? प्रॉफिट। यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, यही कह रहा है। लेकिन प्रॉफिट क्या हो रहा है? कह रहा है कि 51 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु कितने में बेचने पर लाभ का 65% है, यानी लाभ का 65% है। यानी लाभ कितना है? 100। लाभ का क्या है? 65%। हानि माइनस में होती है, यानी कट जाएगा 5 20 से 100, 5 से 13 यानी -13। अब यहाँ पे हमारा 33 बराबर, इनका डिफरेंस लेते हैं, यानी इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 33 बराबर क्या है? 51.15। यानी 10,230 में से 51.15 घटाएंगे तो 51.15 बचेगा। एक बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना आया था? 155। इसी तरीके से हम इस पर भी निकाल लेंगे, इस पर भी। तो 20 बराबर हमारा आ जाएगा था कितना? 2 5 10, 2 5 10 के 11, 2 1 2 1 3, 3100। अगर 3100 रुपये का लाभ हो रहा है, 10,230 में हम क्या करें? बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य जाहिर सी बात है कम रहा होगा। 10,230 में से 3100 माइनस कर देंगे तो 0, 3 में से 0 1, 10 में 3 71 30 आ जाएगा हमारा चौथा। 28 नंबर क्या करेगा कि 6,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बार वार्षिक ले रहा है, एक बार अर्धवार्षिक ले रहा है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी। यानी पहले देखिए, अगर 12 सालों में यानी 12 महीनों में कितना रेट है? 6%। तो 6 महीने में कितना आ जाएगा? इसका आधा, 3%। तो इनका देखिए सक्सेसिव क्या होता है? अगर दो संख्या है x और y, तो इनका सक्सेसिव होता है, यानी क्रमागत वृद्धि हो रही है, या तो क्रमागत हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 गुणे 3 बटे 100, कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 तरीके 9, 2 अंक पे दशमलव 0.09, 6.09। और 1 सालों का क्या आएगा? 6% है, यानी 1 सालों का जब हम ले रहे हैं तो 6% निकल रहा है, 2 सालों का कितना आ रहा है? 6.09। तो इनका डिफरेंस कितना है? 0.09 का। तो हमसे पूछा क्या है? 6,000 रुपये पे उनका अंतर पूछा है, तो 6,000 रुपये का हमें क्या निकालना है? 0.09% निकालना है। परसेंट का 100 से भागा दे देंगे तो 2 दशमलव से 2 दशमलव चला जाएगा, और एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। यानी 6 गुणे 9, तो 9 छक 54, यानी 1.554 आ जाएगा आंसर। देखिए ये क्या है? अगर 6% दिया है प्रति वर्ष, तो अगर अर्धवार्षिक हो जाएगा तो रेट का आधा हो जाता है। रेट का आधा तो कितना हो जाएगा? 3। और इनका डिफरेंस क्या हो जाता है? यही होता है एक्स वाई बाई 100, यानी 3 तरीके 9, यानी 0.09। यानी यहाँ से हम डायरेक्ट लगाते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, यानी 6% है
और अर्धवार्षिक हो जा रहा है। अगर 6% है और अर्धवार्षिक हो जा रहा है, अर्धवार्षिक कितना होगा 3%, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी 9 9/100, यानी यही हमारा डिफरेंस आ रहा है। यानी हमें 6000 का 0.09% निकालना है। 2 दशमलव से चला जाएगा, नहीं 60 × 9 बटे में क्या 100 कर देंगे, तो 6 9 54 540/100, यानी यहाँ दशमलव हो जाएगा 5.4। 29 नंबर चलते हैं, क्या करा कि एक स्मार्ट टीवी को इतना 155 रुपये में खरीदा गया, इसके अंकित मूल्य में 35% वृद्धि की गई, यह अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया। तो स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत, देखिए हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितने में बेचा, हमसे लाभ पूछा है, मतलब लाभ में दिया है, परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज पूछा है, तो ये कितने रुपये है उससे मतलब नहीं है। क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य में 35% वृद्धि की गई, यानी 100 रुपये का था, 35% वृद्धि की गई तो कितने में अंकित किया गया, यानी ये क्रय मूल्य था, खरीदा हमने 35% ज़्यादा अंकित कर दिया, तो कितने में अंकित कर दिया 135 में। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, यानी इसी को 20% की छूट पे, 20% क्या होता है 1/5, 20% बराबर क्या होता है 1/5, यानी 5 में 1 की छूट बेची गई, तो कितने 4/5 में बेचा गया, तो इसको कर देते हैं 5 दूनी के 10, 3 5 7 35, 27 चौके कितना होता है 108, यानी 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा गया 108 में, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ 8% का। कौन सा ऑप्शन है तीसरा। 30 नंबर चलते हैं, 30 नंबर क्या करें, एक समांतर एपी का 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251 तो 24 पदों तक का योगफल। देखिए हमने बताया है कि एपी में n पदों का योग क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए प्रथम पद है, डी जो सर्वांतर है, n पदों का पूछा है, n मतलब कितने पद है, तो देखिए n/2 यानी 24 पदों तक का योगफल 24/2 ये होता है। अब यहाँ पे दिया है कि 17वां पद दिया है हमें कितना 315 और पहला पद दिया है 251, यानी हमें ए बराबर क्या दिया है 251। तो देखिए n पदों का मतलब n पदों का बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी हमें ये कौन सा पद है 17वां पद, ये 17वां पद है 315, यानी a बराबर 251 दिया ही है, प्लस हमें कितना दिया 17वां पद 351, 351 बराबर, या तो इसको अंतिम पद ले लेते हैं, या तो 351 जो भी है इनकी वैल्यू 351 प्लस 251 प्लस n की n-1, n कितना है 17वां पद है, यानी ये जाएगा 17 में से एक जगह 16, यहाँ से हमें डिफरेंस निकल जाएगा, तो 351 315 दिया है ना, 315 में से 251 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से एक जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ से 2 है 64, 64 बराबर क्या जाएगा 16 डी, तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, डी बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसमें, तो n/2 यानी 24 पदों का पूछा योग 24/2, 2 गुणे पहला पद क्या दिया 251 प्लस कितने पदों का 24 पदों का, 24 माइनस 1 क्या हो जाएगा 23 गुणे डी कितना है 4। अब देखिए यानी 12 गुणे में 251 यानी 2 1 2, 2 5 10, 2 दूनी के 4 1 5 प्लस 23 चौके 92, 4 3 12, 4 दूनी के 8 23 चौके 92, यानी 594 गुणे 12, 12 चौके 48, 12 9 108, 108 4 12, 12 5 60, 70 2 72 नहीं 72 28 आंसर आ जाएगा इसका दूसरा। चलिए 30 सवाल हमने लगा लिया। चलिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।